कई लोग जिनको ना फेफड़ों की समस्या है, लंग्स की दिक्कत रहती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लेकर दिक्कतें हैं, या सिंपली कहें दमे की शिकायत है, एज़मा के पेशेंट्स हैं, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, यानी कि हमारी श्वास नाली को लेकर अगर कोई दिक्कतें हैं, ऐसे कोई जूझ रहे हैं ना पेशेंट्स, तो कई बार ना दिक्कतें फ्लेयर अप हो जाती हैं, बिगड़ जाती है समस्या। नॉर्मल चल रहा था, अचानक से फ्लेयर अप्स हो गए, फिर नॉर्मल होगा, फिर फ्लेयर अप होगा। ऐसा क्यों होगा? तकरीबन मोस्टली क्या होता है कि जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, मौसम में बदलाव आया है, देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस, कई और कारण वजहें और भी हो सकती हैं, लेकिन ये दिक्कतें ना कई बार काबू से बाहर हो जाती हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आती है। बिफोर वी रीच द हॉस्पिटल, मैं आपको बताऊं आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट दवाएं आपके सामने रखता हूं, ये अपने पास रखिएगा। होम्योपैथी हेल्प्स इवन इन इमरजेंसी कंडीशंस। कहते हैं ना कि इमरजेंसी में हमें इंजेक्शंस या वो क्या कहते हैं उसको पंप लेने पड़ते हैं, ठीक है, अपनी जगह वो अपने जगह सही है, कामयाब हैं, लेकिन ये दवाएं भी काम आती हैं, अपने पास रखिएगा ज़रूर, ठीक है। ये समझिए थोड़ा सा इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, टू द पॉइंट बात करूंगा, लेकिन इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्या होता क्या बेसिकली, हमारे शरीर के अंदर ऐसा क्या बदलाव आ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं और उसकी वजह क्या है वो देखेंगे, ठीक है ना। जो हमारी श्वास नाली है ना, जो हमारे एयरवेज हैं, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। दे गेट नैरो, वो सिंकुड़ जाती हैं। दे गेट स्वॉलन अप, स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाएगी, और अंदर म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है। अब ये तीनों वजह से क्या होगा, ये जो फ्लेयर अप्स मैंने बताया ना, ये फ्लेयर अप शुरू हो जाएगा, एक ना दमे का जैसे अटैक छिड़ जाएगा, एज़मा अटैक हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रोंकियल एज़मा, एक्चुअली वी कॉल इट ब्रोंकियल एज़मा। अच्छा, एक बात और बताऊं मैं आपको, ये ना ओवरनाइट नहीं होता। कई बार कहते हैं ना, आपने सुना देखा होगा कि कहते हैं कि मेरे को 10 साल पहले ऐसा हुआ था, अब ये समझ लेना कि वो सही हो गया, खुद से ये कभी नहीं सही होता है। इट्स ए प्रोग्रेसिव, इट्स एन ऑनगोइंग डिजीज, एक्चुअली ये चलता है। इट्स एन एलर्जिक रिएक्शन, एक्चुअली बॉडी की जैसे ना सेंसिटिविटी है टू सर्टेन थिंग्स, जिस वजह से ये एलर्जी के सिम्टम्स उभरते हैं, ये बढ़ जाते हैं, एग्रेवेट हो जाते हैं, और ये लक्षण आते हैं जो ब्रोंकियल एज़मा का रूप ले लेते हैं। और क्योंकि ये ऑनगोइंग डिजीज है, ये क्रॉनिक समस्या, ये ऑनगोइंग है, इट नीड्स रेगुलर ट्रीटमेंट। इसका सही और लगातार ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये बिगड़ता है, और ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये कंटिन्यूस डिजीज़ है, ये दिक्कतें बढ़ती हैं वक्त के साथ, इसको रोकें। अच्छा, ये क्यों होगा, इसके पीछे की वो थोड़ी सी बायोलॉजी समझ लेते हैं। ये जो मैंने बताया ना आपको, फ्लेयर अप्स होते हैं, जैसे नॉर्मल चल रहा था, अचानक से फ्लेयर अप हो गया, इसको हम एक्सैसर्बेशन भी बोलते हैं, इसको फ्लेयर अप बोलते हैं, इसको हम एज़मा अटैक बोलते हैं, दमे का अटैक हो गया। जैसे देखिए, जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं ना, क्या होता है, जो हमारी श्वास नाली एयरवेज है ना, उसके इर्द गिर्द, उसके आजू बाजू जो मसल्स है ना, वो रिलैक्स करते हैं। नॉर्मल में क्या होता है, और जब ये मसल्स रिलैक्स करते हैं ना, तो हम सांस अंदर खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो एयर का फ्लो है ना, वो इजीली हो जाता है, क्वाइटली हो जाता है, ठीक है, कोई आवाज नहीं आती है ना, ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है। लेकिन जब ये फ्लेयर अप होगा, जब ये दमे का अटैक होगा, जब ये एज़मा अटैक होगा, ये इसकी ना तीन चीजें आती हैं इसमें। मैं आपको शुरू में इन शॉर्ट बताया, अभी बताता हूँ ब्रोंकोस्पाज्म सबसे पहले। यानी कि यही जो श्वास नाली हमारी, जो एयरवेज है ना, वो नैरो हो गई हैं, वो सिकुड़ गई हैं, वो कंस्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो उनका अंदर जो रास्ता है वो सिकुड़ गया, तो वो कम हो जाएगा, है ना, जिसको कॉल ब्रोंकोस्पाज्म। अब रास्ता सिकुड़ गया है, कंस्ट्रिक्शन हो गया, तो एयर का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। श्वास जो हम लेते हैं ना, अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, वो एयर फ्लो कम हो जाएगा, दिस वी कॉल ब्रोंकोस्पाज्म। सेकंड इज इन्फ्लेमेशन। ये जो एयरवेज की अंदर की लाइनिंग है ना, वो स्वेलिंग हो गई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो सूजन हो गई है, उससे क्या होगा, और रास्ता सिकुड़ गया, एयर का फ्लो और कम हो जाएगा थ्रू अवर एयरवेज। और तीसरा क्या है, म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस बनना और बढ़ जाएगा। ये जो देखिए तीन चीजें हो गई, ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, कंस्ट्रिक्शन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, रास्ता और सिकुड़ गया है, अब म्यूकस बनना शुरू हो गया, अंदर म्यूकस ज्यादा बनेगा, बलगम ज्यादा बनेगी, फ्लेम जो है ना वो क्लॉग कर देगा, इस रास्ते को, एयरवेज को ब्लॉक कर देगा, क्लॉग कर देगा। अब सांस कैसे लेंगे, दिस वी कॉल एज़मा अटैक। ये दमे का अटैक छिड़ गया, सांस लेना मुश्किल हो गया ना। अब जब ब्रीथ करेंगे, ऐसी कंडीशन जो सांस लेंगे ना, तो वीजिंग की साउंड आएगी,
जब एयर हमारे एयरवेज के थ्रू पास होती है, स्पेशली व्हेन ब्रीद आउट, बाहर श्वास निकालते हैं ना जब ड्यूरिंग ब्रीदिंग प्रोसेस, तो आवाज आएगी, जो नॉइज आती है ना, वी कॉल इट व्हीजिंग की साउंड आती है। ठीक है, ये क्लियर है, इसको बोलते हैं दमे का अटैक। अब ये क्यों होगा, क्या चीज ट्रिगर करती है, ये भी नॉलेज होनी जरूरी है, क्योंकि वी ट्राई टू अवॉइड दिस ना, किस चीज से ये एग्रेवेट होता है उसको अवॉइड करें, उसका परहेज रखें तो ये हो ही ना। सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन इतना फैल रहा है, ये जो फैक्ट्रीज का पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन। दूसरा है डस्ट माइट्स, कई बार ये चीज़ हमें दिखती नहीं है, मिट्टी जैसे घर के अंदर भी ना माइट्स होते हैं डस्ट के, उससे अगर एलर्जी है ये ट्रिगर कर सकता है दमे का अटैक। तीसरा है एक्सरसाइज, कई बार ना एक्सरसाइज हो गई, बॉडी बर्दाश्त हद से बाहर हो गई है, उससे भी अटैक छिड़ सकता है। ठीक है, चौथा है मोल्ड, कई बार डैम्प प्लेसेस रहती है ना, जैसे डैम्पनेस है, गीलापन है घर के आजू बाजू, है ना, या मार्शी लैंड्स हैं पास में, वो डैम्पनेस में मोल्ड होते हैं, उस वजह से भी हम, इवन इफ वी आर नॉट एलर्जिक टू मोल्ड्स, लेकिन ये दमे का अटैक छिड़ सकता है। फिर पेस्ट से हो सकता है, घरों में अक्सर, वैसे मैं बताऊं को रेगुलर पेस्ट कंट्रोल करवाना चाहिए, अगर कॉकरोचेस ज़्यादा रहते हैं, चूहे रहते हैं, कॉकरोचेस, माइस, इन सब से भी एलर्जी हो सकती है, इस सब से भी ये अटैक छिड़ सकता है। अगर घर में कोई जानवर पाला है, पेट्स, उसकी जो सरफेस जो फर है ना, उसमें से जो पेट डैंडर वी कॉल, वो डैंडर से एलर्जी हो सकती है, उस वजह से अटैक छिड़ सकता है, उसका भी परहेज रखना। फिर तंबाकू के धुएं से, स्मोकिंग, ये तो हम सबको मालूम है, स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग, उससे भी दिक्कत बढ़ती है। फिर कई बार ना केमिकल्स से दिक्कत बढ़ती है, कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल से दिक्कत बढ़ती है, ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। कई बार हमारा जॉब ही ऐसा, हम ऐसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ केमिकल्स हैंडल करने पड़ते हैं, उस वजह से ये ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स, ये डिफिकल्टीज बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब इससे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया कि ये अटैक या दमे का अटैक या ब्रोंकियल एजमा ये क्या होता है, अंदर की स्टोरी क्या होती है, वजह क्या है हमने देख ली, ट्रिगर क्या चीज़ें करती हैं। अब इसके सिम्टम्स समझ लें, इन शॉर्ट लक्षण क्या होते हैं। चेस्ट में टाइटनेस महसूस करते हैं, भारीपन है, पेन है, प्रेशर है, कंस्ट्रिक्शन है, वो टाइटनेस है। ठीक है, सेकेंडली कफिंग, खांसी आएगी, खांसी भी आएगी, खांसी का लगातार जैसे कॉन्स्टेंटली होनी शुरू हो गई है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, ये खांसी ना रात को ज़्यादा बिगड़ती है, रात को ज़्यादा तंग करती है। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट सिम्टम इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस खुल के आएगा नहीं, अंदर की स्टोरी हमें मालूम है, रास्ता ही नहीं है सांस लेने का, हवा कहाँ से जाएगी, ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा अंदर। ठीक है, डिस्निया के सिम्टम्स आते हैं, ब्रीदिंग में बहुत डिफिकल्टी महसूस करता है बंदा। और मैंने बताया आपको जो वीजिंग का साउंड आता है, स्पेशली व्हेन ब्रीद आउट, है ना, वो छाती से श्वास लेते वक्त ब्रीदिंग के दौरान वीजिंग का साउंड आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी थी, इसलिए आपके सामने रखा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ना सिम्टम्स के आधार पे तो ऑफ कोर्स वी हैव टू चूज द होम्योपैथिक रेमेडीज, दवाओं का चयन सिम्टम्स के आधार पे ही होता है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने रखता हूँ, 4 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखिएगा। मैंने बताया अगर इमरजेंसी पड़े तो क्या हो, हाथ पैर पै जाते हैं ना, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, लाइक बिफोर वी रीच द हॉस्पिटल। अगर हॉस्पिटल जा भी रहे हैं ना, उससे पहले ये दवाएं शुरू कर लें, रास्ते में भी देते रहें, सो दैट आपको रिलीफ रहे, आपको सांस तो आए खुल के। 4 इंपॉर्टेंट सेल सॉल्ट्स हैं, नैट्रम म्यूरेटिकम, नैट्रम म्यूर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज नैट्रम सल्फ्यूरिकम, नैट्रम सल्फविकोल, ये अपने पास रखिएगा। तीसरा है मैग्नीशियम फॉस्फोरिका, मैगफॉस, एंड फोर्थ इज कैलीफॉस्फोरिकम, कैलीफॉस। ये 4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो कि 6x पोटेंसी में अपने पास रखिए, टैबलेट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है, अपने पास रखिएगा ज़रूर। अगर घर में किसी को भी इस तरह की दिक्कत है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया अभी, दीज 4 इंपॉर्टेंट रेमेडीज आर गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, नैट्रम म्यूर, नैट्रम सल्फ, मैग्नीशियम फॉस, मैगफॉस एंड कैलीफॉस्फोरिकम, कैलीफॉस। ये 6x पावर में लेके आए और हर किसी की ना 4-4 गोली लें, हर आधे घंटे में लें। थोड़ा गुनगुना पानी हो या गर्म पानी से लेना तो जल्दी राहत मिलती है। मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें ना हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, इसको सालों साल लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे फॉर्मूले काम आते हैं, आपके सामने रख रहा हूँ, so आपको फायदा हो। अच्छा, एक और साथ में दवा नोट कीजिएगा, अगर सीवियर अटैक छिड़ गया है ना, काबू से ही बाहर हो रहा है, ये दवा बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने पास रखिएगा। ये एक मदर टिंक्चर है, एरियोडिक्टियन, एरियोडिक्टियन कैलिफोर्निकम इसका नाम है, ग्लूटिनोजम भी बोलते हैं इसको, एरियोडिक्टियन ग्लूटिनोजम, लेकिन इजीली याद रहेगा यर्बासेंटा।
ये इसी नाम से भी अवेलेबल रहता है यरबासेंटा। काफ़ी इसके डिटेल में हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ याद रखें क्यू फॉर्म मदर टिंचर में लेके आइएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण दवा है, बहुत ही उम्दा दवा है, स्पेशली फॉर सच केसेस। और अगर ये दमे का अटैक या ब्रोंकियल एजमा अटैक छिड़ गया है ना, इसको इमीडिएटली दें। 15 से 20 बूंदें, आधे से आधा कप गुनगुना पानी, थोड़ा गुनगुना हो, गर्म हो तो भी चलेगा, हर 1 घंटे के गैप में दें। इसको 2-3 डोसेज देंगे ना, आपको राहत मिलेगी। ये क्या करती है ये मैं आपको बताता हूँ। जो सिम्टम्स हमने शुरू में डिस्कस किए हैं ना, स्पेशली जो म्यूकस एक्यूमुलेट हो गया, जो क्लॉग कर गया हमारे एयरवेज को, ये उसको पतला करके बाहर निकालेगा। छाती भरी पड़ी है, लंग्स में, फेफड़ों में म्यूकस भरा पड़ा है, ये और सीक्रेट करी जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट अटैक जो छिड़ गया, तो इसको पतला करके बाहर निकालेगा, सांस लेने में राहत आएगी। सिम्टम्स बड़े अच्छे से कवर करता है। जहाँ म्यूकस सिक्रेशंस ज़्यादा हैं, जहाँ वीजिंग की साउंड हो रही है, वीजिंग की साउंड आती है ना ऐसे केस में, जहाँ ब्रोंकाइटिस हो गया, पुराना हो गया कह सकते हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड इवन ब्रोंकियल ट्यूबरकुलोसिस, वहाँ देखिए वो एक्सट्रीम का केस रहता है, वहाँ भी यरबासेंटा हेल्प करती है। कोराइजा के सिम्टम्स है तो भी यरबासेंटा हेल्प करती है। और इस दवा के ना 2 इंपॉर्टेंट या टिपिकल सिम्टम्स नोट कीजिएगा। पेशेंट को ना रात के वक्त पसीना बहुत आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। और सेकेंडली जो एक्सपेक्टोरेशन होगी ना, उसके बाद इसको रिलीफ मिलेगा, इसको राहत मिलती है। जब म्यूकस बाहर बलगम निकाल देता है ना, इसको राहत मिलती है। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं यरबासेंटा इज गोइंग टू हेल्प यू। डोज मैंने आपको बता दिया, मदर टिंचर क्यू फॉर्म में लेके आए। ठीक है, वो 4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं टैबलेट फॉर्म में, 6x पोटेंसी और ये क्यू। ये तो इतनी बढ़िया दवा है ना यरबासेंटा, ये पौधे से तैयार किए जाते हैं। इसको पौधे को ना होली प्लांट का नाम भी दिया गया। होली प्लांट तो अपने आप हुआ, जान बचा सकता है किसी की। तो ये दिमाग में बस रखिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो उस बंदे से अपने सर्कल में जहाँ जिसको कोई इस तरह की दिक्कत से परेशान है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ इन सब इन्फॉर्मेशन से आपको फ़ायदा पहुँचता होगा, पहुँचना चाहिए भी। दोस्तों जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।